तो आज की क्लास में बहुत ही एक नया विषय उसे हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। आज हम जानेंगे सबसे पहले, जैसे कि टॉपिक लिखा हुआ है पर्यावरण अध्ययन का परिचय। तो इसके तहत हम जानेंगे कि पर्यावरण क्या है, पर्यावरण किसे कहते हैं, पर्यावरण के कंपोनेंट्स घटक क्या क्या है, यानी कि किन किन चीज़ों से मिलकर पर्यावरण बनता है। और हम जानेंगे कि पर्यावरण अध्ययन का गोल क्या है, उद्देश्य क्या है, क्यों हम पर्यावरण का अध्ययन करते हैं, उसका महत्व क्या है। और अंत में हम जानेंगे पर्यावरण संरक्षण, कि पर्यावरण संरक्षण क्या है, पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। और साथ ही साथ हम एक और विषय जानेंगे इसी पर्यावरण से जुड़ा हुआ, वह विषय है हमारा सतत पोषणीय आर्थिक विकास, कि सतत पोषणीय आर्थिक विकास क्या है और पर्यावरण संरक्षण में सतत पोषणीय आर्थिक विकास की क्या भूमिका है। इस दौरान पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं को पढ़ते और जानते हुए पर्यावरण को बचाने में, पर्यावरण की बेहतरी में मानव की जो जागरूकता है उसकी क्या भूमिका हो सकती है, इन सब विषयों पे हम एक एक करके चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा विषय है वो हम जानेंगे कि पर्यावरण क्या है। ठीक है, स्कूल के समय से ही हम पढ़ते आ रहे हैं कि पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर के बना है। ठीक है, परि जोड़ आवरण। ठीक है, परि का अर्थ होता है चारों तरफ और आवरण का अर्थ होता है परिवेश, यानी कि हमारे चारों तरफ का जो परिवेश है, जो आवरण है, जिसमें चर अचर, जैविक अजैविक सारे घटक शामिल हैं। जैविक अजैविक घटक से मतलब है जीवित वस्तु और अजैविक मतलब अजीवित वस्तु, निर्जीव वस्तु। इन सभी को सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में इसके लिए शब्द है इन्वायरमेंट। ठीक है, और आप ये देखें जो ये जो शब्द है इन्वायरमेंट, यह फ्रेंच वर्ड से बना है। किस वर्ड से बना है? फ्रेंच वर्ड। फ्रेंच वर्ड जो है जिससे ये इन्वायरमेंट बना है वो है ENVIRONNER। इन्वायरनर शब्द से ये इन्वायरमेंट शब्द बना है, यह फ्रेंच का शब्द है। ठीक है, ठीक है। इन्वायरमेंट को जब हम तोड़ते हैं, इसको भी जब हम दो भागों में बांटते हैं, तो इसमें हमें मिलता है इन्वायरमेंट अर्थ होता है, इन्वॉल्व का अर्थ होता है घेरना और मेंट का अर्थ होता है चारों तरफ से। ठीक है, तो जो बात हिंदी में कही गई है परि जोड़ आवरण, यानी कि चारों तरफ का परिवेश, उसी को जब हम अंग्रेजी में तोड़ते हैं तो यह भी वही बात आता है कि हमारे चारों तरफ का जो परिवेश है जिससे हम घिरे हुए हैं, इसे हम पर्यावरण कहते हैं। तो ये तो हो गई मोटी मोटी बात, सीधी सीधी बात, आसान शब्दों में। लेकिन अगर व्यवस्थित ढंग से अगर पर्यावरण की परिभाषा देनी हो तो हम क्या देंगे? तो हम परिभाषा देंगे कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले, ठीक है, जैव और अजैव घटक, यानी कि सजीव और निर्जीव वस्तुएं जिनसे हमारा परिवेश निर्मित हुआ है या जिनसे हम घिरे हुए हैं, जिसमें कि जल है, नदी है, वायु है, चट्टान है, मिट्टी है, इन सभी को सम्मिलित रूप से या इस परिवेश को सम्मिलित रूप से हम पर्यावरण कहते हैं। स्पष्ट है? पृथ्वी पर पाए जाने वाले जैव और अजैव घटक जिनसे हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं, जिसमें कि हम स्वयं भी शामिल हैं, उसे हम पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण के लिए ये जो इन्वायरमेंट शब्द है, ऐसा कहा जाता है कि ये इन्वेलप का सिनोनिम्स है। किसका सिनोनिम्स है? एनवेलप, ENVELOP। एनवेलप को हिंदी में क्या कहते हैं? लिफाफा। क्या कहते हैं? लिफाफा। जब हम कोई चिट्ठी लिखते हैं या कोई पत्र लिखते हैं तो क्या करते हैं? उसको लिफाफे में बंद करके रख देते हैं। तो चिट्ठी क्या होती है? लिफाफे से चारों तरफ से क्या हो जाती है? घिर जाती है। ये इन्वायरमेंट भी एक तरह का लिफाफा है जो चारों तरफ से हमको क्या करता रहता है? घेरे रहता है। याद रहेगा, इन्वायरमेंट को, वातावरण को अगर आप समझना हो तो एक
इन्वेलप यानी कि जो लिफाफा है उसको अपने ध्यान में रखें कि जैसे लिफाफा पूरे खत को ढके रहता है, चारों तरफ से एक परिवेश निर्मित करता है उस खत के, वैसे ही पर्यावरण हम सब के लिए एक परिवेश निर्मित करता है। यानी कि हम चारों तरफ से जिन चीजों से घिरे हुए हैं आसपास की वो सारी चीजें, अभी आप देखिए जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है, ये दीवार, ये मिट्टी, ये पेड़ पौधे, ये मैदान, ये आकाश, ये हवा, ये सब कुछ क्या है? पर्यावरण का हिस्सा है, या इन सब को सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। आगे बात समझ में? कोई कठिनाई तो नहीं है आपको? चलिए इस पर्यावरण को जरा हम एक ग्राफ से भी, एक चार्ट से भी समझने की कोशिश करते हैं। एक चित्र हमारे दिमाग में आ जाएगा, ठीक है? यहां मैंने लिख दिया पर्यावरण, ठीक है? ठीक है, देखिए ये पर्यावरण के सबसे महत्वपूर्ण घटक है, ठीक है? जल, जल पर्यावरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है, ठीक है? और जल में बहुत सारे जीव भी रहते हैं ना, जल मंडल बनता है, तो जल हो गया, जल मंडल हो गया। स्थल यानी कि भूमि, इस धरती, इस मिट्टी पे जहाँ बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं, हम लोग रहते हैं, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, पेड़ पौधे रहते हैं, तो स्थल मंडल भी पर्यावरण का एक बहुत महत्वपूर्ण आयाम है। और फिर वायुमंडल, इस वायुमंडल में पाई जाने वाली जितनी भी गैसें हैं, धूल कण हैं, जो कुछ भी वायु से जुड़े हुए हैं, वह भी पर्यावरण के क्या हैं? भाग हैं, ठीक है? और इसके बाद आता है जीवमंडल। आप यह ध्यान देखें कि यह जो जीव मंडल है, जीवन की उपस्थिति तभी संभव है, जीवन वहीं संभव हो पाएगा जहां जल होगा, वायु हो और स्थल हो। अगर स्थल नहीं हो, जल नहीं हो और वायु नहीं हो, तो वहां जीवन की संभावना नहीं हो सकती है, तो फिर बनता है जीवन। और इन चारों को सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। और आप सब जानते हैं कि इस ब्रह्मांड में पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसपे जल, स्थल और वायु तीनों की उपस्थिति है। वायु में ऑक्सीजन है जो कि जीवन जीने के लिए चाहिए, और ये तीनों परिस्थितियां जीवन के लिए, एक जीवन जीने के लिए जो आवश्यक मूलभूत जो जरूरत है उसे उत्पन्न करती हैं, और यहाँ जीवन संभव हो पाता है। जीव मंडल में सभी आ जाते हैं, वायरस से लेकर पेड़ पौधे, जीव जंतु, पादप, जो भी जीवित सजीव वस्तुएं हैं इस धरती पे, वो सभी जीव मंडल के अंतर्गत आ जाती हैं। यानी कि इस पर्यावरण का जो महत्वपूर्ण घटक है, उन महत्वपूर्ण घटकों में जलमंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल और जीव मंडल, इन चारों के संयोग से, इन चारों के मिलने से पर्यावरण का निर्माण होता है। और जीव मंडल में रहने वाले जो लोग हैं वो इस पर्यावरण को प्रभावित करते हैं, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल से अपने जीवन के लिए जो आवश्यक चीजें हैं उसे ग्रहण करते हैं, जीवन जीते हैं और इस पर्यावरण को अपने हिसाब से प्रभावित करते रहते हैं। आगे बात समझ में? ग्राफ के द्वारा भी आपने इसे समझ लिया, ठीक है बच्चों? चलिए अब हम जानेंगे कि कुछ जो महत्वपूर्ण विद्वान हैं उन्होंने पर्यावरण की क्या परिभाषा दी है, ठीक है? बहुत बड़े पर्यावरण विद हुए अंस्टैसी, और इन्होंने पर्यावरण की परिभाषा दी और इन्होंने कहा कि व्यक्ति के वंशानुक्रम के अलावा वह सब कुछ जो उसे प्रभावित करता है उसे हम पर्यावरण कहते हैं। वंशानुक्रम कहते हैं जीन्स को, ठीक है? जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी हमारी जीन्स में जो चीजें चली आती हैं, इन्होंने कहा इसके अलावा जो कुछ भी हमें प्रभावित करता है वह सब हमारे पर्यावरण का हिस्सा है। हम जहाँ रहते हैं, जिस परिवेश में हम रहते हैं, जिस तरह के हम कार्य व्यापार करते हैं, यह सब कुछ को उन्होंने क्या किया? पर्यावरण का हिस्सा माना कि वो सारी चीजें जिनसे हम प्रभावित होते हैं या जिन्हें हम प्रभावित करते हैं वह सब कुछ क्या है? पर्यावरण का हिस्सा कहलाता है, ठीक है बच्चे? इसके बाद एक और नाम आया, वो था सीसी पार्क, ठीक है?
सीसी पार्क, ठीक है, ये भी बहुत बड़े पर्यावरण वैज्ञानिक हुए, पर्यावरणविद हुए, ठीक है। तो सीसी पार्क ने पर्यावरण की परिभाषा देते हुए कहा कि मनुष्य एक विशेष स्थान पर एक विशेष समय में जिन विशेष परिस्थितियों से घिरा होता है उसे हम सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। आज हम यहाँ हैं, हम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, आसपास बहुत सारी चीजें घिरी हुई हैं, यहाँ दीवार है, सामने में मैदान है, उधर सड़क है, ऊपर में छत है, ये सब कुछ क्या है, पर्यावरण है। हम दूसरी जगह चले जाते हैं, वहाँ भौगोलिक परिस्थिति कुछ अलग हो सकती है, नदी हो सकती है, तालाब हो सकता है, पेड़ पौधे हो सकते हैं, ठीक है, रेगिस्तान हो सकता है। तो वह परिस्थिति अलग है, समय अलग है, स्थान अलग है, लेकिन फिर भी वहाँ भी बहुत सारी चीजों से हम क्या हैं, घिरे हुए हैं, वह भी क्या है, पर्यावरण है। ठीक है बच्चे, आ गया समझ में। तो ये दो विद्वान, इनकी परिभाषा महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ विश्व शब्दकोश में भी पर्यावरण की परिभाषा दी गई है। विश्व शब्दकोश में पर्यावरण की परिभाषा देते हुए कहा गया है कि पर्यावरण उन सभी दशाओं, प्रणालियों एवं प्रभावों का योग है जो जीवों, जातियों के विकास, जीवन एवं मृत्यु को प्रभावित करता है। ठीक है, ये एक थोड़ी विशद परिभाषा है कि जीव के जीवन को, उसकी मृत्यु को हर तरह से पर्यावरण क्या करता है, प्रभावित करता है। जीवन और मृत्यु को प्रभावित करने का एक छोटा सा संदर्भ आपको दे दूं कि आपको लगेगा कि कैसे जीवन को प्रभावित करता है और मृत्यु को प्रभावित करता है। आप देखें कि जो पहाड़ी इलाके हैं, जहाँ पर्यावरण बहुत स्वच्छ है, जहाँ की हवा बहुत साफ है, जहाँ का पानी बहुत निर्मल है, प्रदूषण रहित है, वहाँ के लोगों की आयु क्या होती है, लंबी होती है। होती है कि नहीं होती है? ऐसे परिवेश में रहने वाले लोग जहाँ प्रदूषण बहुत ज्यादा है, हवा शुद्ध नहीं है, पानी शुद्ध नहीं है, वहाँ के लोगों की आयु क्या होती है, कम होती है। तमाम तरह की बीमारियों से वो क्या होते रहते हैं, ग्रसित होते रहते हैं। तो जैसा पर्यावरण, जैसा परिवेश, वैसा प्रभाव मनुष्य के ऊपर पड़ता है। तो अब यह बात आपको समझ में आ गई होगी कि पर्यावरण कैसे हमारे जीवन को भी प्रभावित करता है और मृत्यु को भी प्रभावित करता है। हम आगे यह भी जानेंगे कि हम पर्यावरण को किस तरह से प्रभावित करते हैं। ठीक है, यह भी एक विषय है जो आएगा कि हम लोग कैसे पर्यावरण को प्रभावित कर रहे हैं और एक इंडिविजुअल, एक मनुष्य के नाते पर्यावरण के प्रति हमारे उत्तरदायित्व क्या क्या हैं, हमारी जिम्मेदारियां क्या क्या हैं, यह भी हमें आगे चलकर इसमें समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब हम जानते हैं कि पर्यावरण के घटक कौन कौन से हैं। ठीक है, पर्यावरण के जो घटक हैं, कंपोनेंट्स हैं, उसे मूलतः हम दो भागों में बांटते हैं कि क्या क्या कंपोनेंट्स हैं या किन किन चीजों से मिलकर पर्यावरण बना है। ऐसे मोटे तौर पे तो हमने बता दिया कि सब कुछ जो हमारे परिवेश में शामिल है वह पर्यावरण है। लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि पर्यावरण की परिभाषा देते हुए इसके घटकों पर चर्चा करें या बताएं कि पर्यावरण के घटक क्या हैं या कितने घटक होते हैं, तो आपको यह ध्यान में रखना है कि पर्यावरण के मूलतः दो घटक होते हैं। घटक मतलब कंपोनेंट्स, जिससे पर्यावरण मिलकर के बना है। एक होता है जैविक घटक, जिसे बायोटिक कहते हैं, और दूसरा होता है अजैविक घटक, जिसे हम एबायोटिक कहते हैं अंग्रेजी में। जैविक घटक से मतलब है बच्चे सभी जीवित चीजें, सभी जीवित वस्तुएं जो इस धरती पर हैं वो बायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत आती हैं। इसमें क्या आ जाएगा, मनुष्य आएंगे, पेड़ पौधे आएंगे, पशु पक्षी आएंगे, तमाम तरह के जीव आएंगे, तमाम तरह के पादप आएंगे, यानी कि वायरस से लेके, वायरस भी क्या है, बायोटिक घटक है। कोरोना वायरस, अगर आपसे पूछा जाए कि वायरस कोरोना क्या है, बायोटिक या एबायोटिक, तो क्या आप उत्तर देंगे, बायोटिक। वह रूप बदलता है, ठीक है, वह चेंजेस लाता है अपने आप में। तो वायरस भी क्या है, जैविक घटक का हिस्सा, यानी कि जितनी भी जीवित चीजें हैं इस धरती पर वह सब जैविक घटक के अंतर्गत आती हैं। और जो नॉन लिविंग है, यानी कि जो निर्जीव वस्तुएं हैं, वो सब किसके अंतर्गत आती हैं, अजैविक घटक के अंतर्गत आती हैं। जैसे कि मिट्टी है, पहाड़ है, आग है, पानी है, कुआं है, जो कुछ भी जो निर्जीव है वह सब कुछ अजैविक घटक के अंतर्गत आएगा, और इसके अंतर्गत जितनी भी सजीव चीजें हैं वो सब बायोटिक घटक के अंतर्गत आती हैं। यानी कि दो घटक हुए, जैविक और अजैविक। जैविक घटक मतलब लिविंग और अजैविक मतलब नॉन लिविंग।
सजीव और आगे बात समझ में स्पष्ट है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है, जानेंगे कि पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य क्या है और महत्व क्या है। क्यों जरूरी है पर्यावरण शिक्षा, क्या इसका उद्देश्य है, हम क्यों पर्यावरण शिक्षा ग्रहण करते हैं? आप सभी पढ़ रहे हैं ना पर्यावरण के बारे में, तो क्यों पढ़ रहे हैं और इसका महत्व क्या है, इसे हमें जानना है। ठीक है, सबसे पहली बात तो इसमें यह आती है कि पर्यावरण का मनुष्य के साथ एक अन्योन्याश्रय संबंध है, अभिन्न संबंध है। पर्यावरण के बिना मनुष्य का जीवन संभव नहीं है। तो इसलिए हम पर्यावरण अध्ययन करते हैं कि पर्यावरण का हमारे जीवन में क्या योगदान है, या पर्यावरण के प्रति हमारे क्या कर्तव्य और नैतिक दायित्व है, इसे हम ठीक से समझ सकें। पहली बात। दूसरी बात कि पिछले कुछ दशकों में मनुष्य ने अपने क्रियाकलापों से पर्यावरण को निरंतर नुकसान पहुंचाया है। हमने पर्यावरण का क्षरण किया है, पर्यावरण को प्रदूषित किया है। आप देखें, वायु प्रदूषण हो, जल प्रदूषण हो, मृदा प्रदूषण हो, ध्वनि प्रदूषण हो, तमाम तरह के प्रदूषणों से हमारा पर्यावरण निरंतर क्षतिग्रस्त होता जा रहा है। आपने यह भी सुना होगा या आपने यह भी जाना होगा कि किस तरह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, ठीक है, तापमान धरती का धीरे धीरे बढ़ रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि मनुष्य पर्यावरण को निरंतर, पर्यावरण का दोहन करता जा रहा है और पर्यावरण को वह निरंतर क्या कर रहा है, क्षति पहुंचा रहा है। आपने यह भी सुना होगा कि ओजोन परत में क्या हो गया है, छिद्र हो गया है। इस कारण से सूर्य की जो खतरनाक किरणें हैं वह सीधे पृथ्वी पर पहुंच रही हैं और बहुत सारे ऐसे देश हैं जो उस खतरनाक किरणों के पहुंचने से तमाम तरह की खराब बीमारियों, जानलेवा बीमारियों का क्या हो रहे हैं, शिकार हो रहे हैं। पर्यावरण शिक्षा का मूल उद्देश्य यही है कि मनुष्य की जो जिम्मेदारी है अपने पर्यावरण को लेकर के, उस जिम्मेदारी का ठीक से एहसास कराना और पर्यावरण के प्रति उसको संवेदनशील बनाना। पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता से मतलब है कि मनुष्य इस दायित्व को, इस कर्तव्य को समझे कि एक मनुष्य के रूप में अपने आसपास का जो परिवेश है, जो पर्यावरण है, उसको बेहतर बनाने में, उसको सुरक्षित करने में उसकी क्या भूमिका हो सकती है। समझ रहे हैं मेरी बात? साथ ही साथ इसका एक उद्देश्य यह भी है कि जो पारिस्थितिकी संतुलन है, उस संतुलन के प्रति मनुष्य को क्या किया जा सके, जागरूक बनाया जा सके। पर्यावरण का जो संतुलन है, वह संतुलन क्यों बिगड़ रहा है, उन कारणों की पहचान कराई जा सके और उसके निदान के बारे में भी निरंतर चिंतन किया जा सके और उसके निदान को लेकर के जो काम करने चाहिए वो काम भी मनुष्य के द्वारा किए जा सके। ठीक, स्वयं उन क्रियाओं को करना, स्वयं उन कामों को करना जिन कार्यों को करने से हमारा पर्यावरण बेहतर हो सकता है। आप यह देखें कि आज मनुष्य ने अपने विकास की प्रक्रिया में दूसरे सारे ग्रहों पर जीवन की संभावनाएं तलाशने की कोशिशें क्या कर दी हैं, शुरू कर दी है। निरंतर विज्ञान की प्रगति और खोज से हम इन विषयों की तलाश कर रहे हैं कि पृथ्वी के अलावा बाकी ऐसे कौन कौन से ग्रह हैं या उपग्रह हैं जिन पे हम जीवन की संभावना क्या कर रहे हैं, तलाश रहे हैं कि वहां जीवन संभव है कि नहीं। लेकिन विकास की इस प्रक्रिया में सवाल यह उठता है कि क्या हमने अपनी इस धरती को, अपनी इस पृथ्वी को जीने लायक छोड़ा है? क्या हम इस पृथ्वी को नुकसान नहीं कर रहे हैं? क्या हम इस पृथ्वी को तबाह नहीं कर रहे हैं? जंगलों को बर्बाद नहीं कर रहे हैं? जल को प्रदूषित नहीं कर रहे हैं? इस धरती को खत्म करने की लीला हमने नहीं रच ली है इस विकास के नाम पर? तो विकासवाद की जो अंधी दौड़ है, उस विकासवाद की अंधी दौड़ ने किस तरह से पूरे पर्यावरण को क्षति पहुंचाई है और मनुष्य अपने आप को सर्वे सर्वा मानने लगा है, इस मिथक से उसको निकालना और यह उसे एहसास दिलाना कि पर्यावरण के प्रति हमारी जो जिम्मेदारी है वो बहुत गहरी है और बहुत संवेदनशील होकर के हम इस पर्यावरण को बचाएं और इसे बेहतर कर सकें। क्या आपको आश्चर्य नहीं होता है कि दिल्ली में अब ऑक्सीजन का सिलेंडर बिकने लगा है? लोग
पीठ पर ऑक्सीजन सिलेंडर चलते हैं क्योंकि वहां शुद्ध हवा की कमी होने लगी है। पानी तो हम खरीदते ही थे, अब हम हवा भी खरीदने लगे हैं। तो ऐसी परिस्थितियां क्यों पैदा हो रही हैं? ऐसी परिस्थितियां इसलिए पैदा हो रही हैं कि जनसंख्या के निरंतर विस्फोट और प्रदूषण के कारण हमारा जो यह पर्यावरण है, जो वायुमंडल है, वह हमारे लिए ही खतरनाक होता चला जा रहा है। आने वाली जो पीढ़ियां हैं, क्या उन आने वाली पीढ़ियों को हम एक ऐसी धरती देना चाहते हैं जहां पानी अच्छा न हो, जहां हवा अच्छी न हो, जहां रहने लायक चीजें अच्छी न हो, जहां चिड़िया न हो, जहां पेड़ पौधे न हो, जहां नदियां न हो, तालाब न हो, समुद्र गंदे हो? क्या हम आने वाली पीढ़ी को ऐसी धरती सौंपना चाहते हैं? पर्यावरण का अध्ययन का उद्देश्य इन सभी गंभीर मसलों पर विचार करना है और विचार करते हुए प्रत्येक व्यक्ति को अपनी अपनी जिम्मेदारी का यह एहसास कराना है कि पर्यावरण के प्रति हमारी जागरूकता कितनी जरूरी है। कैसे हमें पेड़ लगाना चाहिए, कैसे हमें जल संरक्षण करना चाहिए, कैसे मृदा का संरक्षण करना चाहिए। तो किस तरह से हम अपने आसपास के परिवेश को और पर्यावरण को बचा सकते हैं, पर्यावरण शिक्षा का यही उद्देश्य है। और महत्व यह कि हम यह जान पाए कि पर्यावरण से हमारे बहुत ही गहरे ताल्लुकात हैं, इसके बगैर हम नहीं रह सकते हैं। दुनिया की सबसे अच्छी चीजें जीवन के लिए जो जरूरी है वो क्या है? हवा है, पानी है, धरती है, और ये सब मुफ्त है। सूरज की रोशनी मुफ्त है, चांद की चांदनी बहुत मुफ्त है कि नहीं है? तो दुनिया की सबसे कीमती चीजें क्या मिली है? हमें मुफ्त में मिली हैं। लेकिन उस दुनिया की सबसे कीमती चीजों की कद्र हम कैसे कर सकें और इस पृथ्वी को, इस धरती को कैसे हम बचा सकें, यह नैतिक जिम्मेदारी हमें मिलता है तब जब हम पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्यों को समझ पाते हैं। पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ आपको क्लास में पढ़ाकर और परीक्षा में प्रश्नों का उत्तर लिखवाना नहीं है कि पर्यावरण संरक्षण क्या है, इस पे विचार करें। पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य यह है कि पर्यावरण के बारे में बताते हुए आपके भीतर एक जिम्मेदार नागरिक पैदा किया जा सके। आप यह समझ सकें कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें इस धरती को खूबसूरत बना करके रखना है। यह है पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य और यह है पर्यावरण शिक्षा का महत्व, जिसे हमें समझना चाहिए और जानना चाहिए। प्राकृतिक संसाधनों को लेकर के महात्मा गांधी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी। उन्होंने कहा था कि इस धरती पे जितने भी लोग हैं उन सबकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमारे पास पर्याप्त मात्रा में प्राकृतिक संसाधन क्या है? मौजूद है। लेकिन अगर एक व्यक्ति भी लालची हो जाए तो उसके लालच को पूरा करने के लिए सारे संसाधन क्या हो जाएंगे? कम पड़ जाएंगे। आज हम क्या कर रहे हैं? शहरीकरण के लिए, उद्योग के लिए लगातार अपने जंगलों को काट रहे हैं। जंगलों को जब हम काटते हैं तो सिर्फ पेड़ नहीं कटते हैं, उन जंगलों में रहने वाले तमाम जो जीव जंतु हैं वो भी निर्वासित हो जाते हैं, वो भी समाप्त होते हैं। ऐसा क्यों है कि बहुत सारे पशु पक्षी धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं? गौरैया अब कम दिखाई देती है, देख रहे हैं ना? तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि मनुष्य का प्रकृति के साथ जो दोस्ताना रवैया होना चाहिए, जो प्रेम का संबंध होना चाहिए, उसके बजाय मनुष्य ने प्रकृति को जीतने का एक संकल्प जैसे ले लिया है। विकास की अंधाधुंध दौड़ में उसने विकास को, सुविधाओं को ही सब कुछ बेहतर मान करके प्रकृति को मिटाने का जो उपक्रम शुरू किया है, यह एक खतरा पैदा कर रहा है। और अगर यही प्रक्रिया निरंतर चलती रही तो आने वाले समय में यह बहुत मुश्किल प्रश्न होगा कि धरती पर जीवन जो है हमारा, या जो लोग हैं, उनके सामने कितनी बड़ी बड़ी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य इन आने वाली भविष्य की जो खतरनाक आहटें हैं, भविष्य में आने वाले जो तूफान की आहटें हैं, उन तूफान की आहटों से नई पीढ़ी को परिचित करा सकना और उन्हें जिम्मेदार बना सकना कि भविष्य में आने वाले जो खतरनाक तूफान हैं, जो हमारे जीवन में आने वाले हैं, पर्यावरण को हम जो नुकसान पहुंचा रहे हैं उसको लेकर के, उसके प्रति हम कैसे जागरूक हो सकें, सचेत हो सकें और एक जिम्मेदार मनुष्य के रूप में अपनी भूमिका अदा कर सकें। यह है पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य और पर्यावरण शिक्षा का महत्व। न सिर्फ सूचनाएं एकत्रित करना, बल्कि यह भी समझ पाना कि इन
सूचनाओं के माध्यम से हम पर्यावरण को बेहतर करने के लिए क्या क्या काम कर सकते हैं। आगे बात समझ में? तो पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य और महत्व आपने समझ लिया। जितनी भी बातें मैंने बताई उसको पॉइंट में लिखना है आपने, 2-2, 3-3 पंक्ति की एक पॉइंट्स आपने बनानी है और उसे उत्तर में लिखना है। आपके उत्तर में एक संवेदनशीलता होनी चाहिए, ठीक है, कि आप सच में एक संवेदनशील मन से अपने आसपास के पर्यावरण को देख रहे हैं और उस पर चिंतन कर रहे हैं। ठीक है बच्चे, पर्यावरण संरक्षण हमारा अगला विषय है। संरक्षण का मतलब होता है सुरक्षा, बचाव या उसको बेहतर बनाने से। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण, दो शब्द हैं यहाँ पे, एक है पर्यावरण और दूसरा संरक्षण। पर्यावरण होता है हमारे चारों तरफ का परिवेश, आवरण या वातावरण, जिसमें सब कुछ शामिल है, जैविक और अजैविक घटक। और संरक्षण का मतलब है उसकी सुरक्षा से, उसकी देखभाल से, उसकी बेहतरी से। ठीक है, तो देखभाल की जरूरत क्यों है? प्रदूषित ना हो हमारा पर्यावरण बेहतर हो सके, हमारा पर्यावरण ऐसा हो जिसमें जीवन की सारी संभावनाएं जो है वह बेहतर ढंग से काम कर सके, इसलिए पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, क्योंकि मनुष्य ने, जैसे कि अभी पीछे काफी चर्चा हुई है, मनुष्य ने अपने क्रियाकलापों से और बढ़ती जनसंख्या के कारण अपने आप के लिए और पर्यावरण के लिए बहुत सारी समस्याएं पैदा कर दी हैं, जिसमें कि जल प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, मृदा प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है। ये तमाम तरह के प्रदूषण लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ये सारे बढ़ते हुए प्रदूषण हम सब के लिए क्या कर रहे हैं? संकट पैदा कर रहे हैं। ठीक है, उद्योगों से निकलने वाले जो कूड़े कचरे हैं, जो मलबे हैं, वो क्या है? नदियों में बहाए जाते हैं। वह नदियों का जल समुद्र में जाकर के मिलता है, तो नदियां भी प्रदूषित हो रही हैं, समुद्र भी प्रदूषित हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इतनी सारी जो गाड़ियां हैं, उन गाड़ियों से निकलने वाले जो धुएं हैं, कल कारखानों से निकलने वाले जो धुएं हैं, उन धुओं से क्या हो रहा है? हमारा वायुमंडल प्रदूषित हो रहा है। अवैध खनन है या बहुत ज्यादा खनन का जो काम चल रहा है, उस खनन के काम से क्या हो रहा है? मृदा प्रदूषण हो रहा है। लेकिन प्रदूषण तो हम कर रहे हैं, लेकिन उसको बचाने का हमारे पास कोई बेहतर विकल्प कैसे सामने आए और हम कैसे बचा सकें, इन सभी तरह की संभावनाओं की तलाश हम पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत करते हैं। जैसे कि मान लीजिए जल संरक्षण है, तो क्या है? जल संरक्षण में हमें क्या करना चाहिए? हमें ध्यान रखना चाहिए कि जल का हम सीमित मात्रा में प्रयोग कर सकें, उसको बर्बाद ना करें। जहां कहीं भी हमें दिखे कि नल खुला हुआ है, पानी बर्बाद हो रहा है, तो हमारी जिम्मेदारी क्या है? हम नल को बंद करें, पानी को बेकार न होने दें। जल संरक्षण के बहुत सारे हम स्रोत विकसित कर सकते हैं। जैसे बरसात का जो जल होता है उसको हम संरक्षित कर सकते हैं, वह बहुत शुद्ध प्राकृतिक जल होता है, उसका हम आगे चल करके इस्तेमाल कर सकते हैं। बरसात का कितना ही पानी जो क्या है, बारिश का पानी बर्बाद हो जाता है, तो इसके लिए हम कुछ विकल्प लेकर आ सकें ताकि बारिश के पानी को हम क्या कर सकें? सुरक्षित कर सकें। या पर्यावरण संरक्षण में जल संरक्षण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है भूमिगत जल, जो धरती के नीचे का जो पानी है, उस पानी का इस्तेमाल बहुत जगह सिंचाई के लिए भी किया जाता है और उससे भूमिगत जल का स्तर लगातार क्या होता जा रहा है? नीचे जा रहा है। तो हम सिंचाई के लिए वैकल्पिक स्रोतों की व्यवस्था कर सके, नदी से, नालों से, नहरों से पानी लाएं सिंचाई के लिए, भूमिगत जल का उपयोग हम सिंचाई के लिए ना कर सकें, यह जल संरक्षण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दूसरा है वायुमंडल संरक्षण। उसमें क्या हो सकता है कि हम यातायात में वाहनों का कम प्रयोग करें, पब्लिक व्हीकल, जो सार्वजनिक जो व्हीकल है उसका ज्यादा इस्तेमाल करें। क्या होता है, एक बस पे 50 लोग जा सकते हैं, लेकिन अलग अलग लोग अपनी 50 अलग अलग गाड़ियों से जाएंगे तो क्या होगा? प्रदूषण ज्यादा होगा। तो इस तरह से आप देखें लगातार संरक्षण की आवश्यकता बनी हुई है। वन संरक्षण, ठीक है, वन संरक्षण होगा, वन संरक्षण के साथ साथ वन्य जीव संरक्षण भी आता है। पेड़ पौधे लगातार काटे जा रहे हैं, जंगलों को लगातार काटा जा रहा है उद्योग धंधों के लिए या तमाम तरह की चीजों के लिए, शहरीकरण के लिए, नगर बसाने के लिए। जंगल धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, लोग बढ़ रहे हैं, आबादी बढ़ रही है, तो लोग जीने लायक जमीन की तलाश करते हैं, तो पेड़ पौधों की कटाई चल रही है। तो पेड़ पौधे कट रहे हैं, वन्य जीव जो है वो विस्थापित हो रहे हैं, उनका जीवन खतरे में है। तो कम से कम पेड़ पौधों की कटाई हो सके, ठीक है, या पेड़ पौधों की कटाई पर रोक लगाई जा सके, जंगलों को बचाया जा सके, ये सब कुछ जो है वो
वन संरक्षण के अंतर्गत आता है। ठीक है, बाद है मृदा संरक्षण। मृदा का ह्रास न हो, खनन कम हो, ठीक है, क्योंकि यह एक मृदा क्या है, पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, मृदा कहते हैं। ठीक है, तो यह भी हमारे लिए एक बहुत उपयोगी तत्व है जिसके क्रिया प्रतिक्रिया से हमारा जीवन आगे बढ़ता है और हम बहुत सारे कार्य व्यापार में मृदा का सहयोग लेते हैं। तो मृदा संरक्षण हो गया, जल संरक्षण हो गया, वन संरक्षण हो गया, इस तरह की चीजों, कुछ ऐसे उपाय हम लेकर के आए जिससे हम क्या कर सकें, संरक्षण कर सकें और अपने पर्यावरण को क्या कर सकें, बचा सकें और बेहतर बना सकें। इसलिए हमें इन पर्यावरण संरक्षण के इन विभिन्न माध्यमों, जिसमें कि जल संरक्षण, वन संरक्षण, मृदा संरक्षण, इन सब चीजों की क्या होती है, आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, आगे बात समझ में। चलिए, अब अंतिम विषय है, वह है सतत पोषणीय विकास। यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है, सतत पोषणीय आर्थिक विकास। पर्यावरण संरक्षण और मानव विकास जो एक दूसरे के समानांतर जैसे युद्ध के रूप में खड़े हैं, जैसे कि मनुष्य अपने विकास के लिए किस तरह से पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है, विकास भी हो और पर्यावरण को नुकसान भी न पहुंचे, इस धारणा को, इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं सतत पोषणीय आर्थिक विकास। अर्थात विकास होना चाहिए लेकिन पर्यावरण को नुकसान पहुंचाकर विकास नहीं होना चाहिए। सतत पोषणीय आर्थिक विकास की धारणा यह है कि मनुष्य विकास करे, मनुष्य आगे बढ़े, लेकिन पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बगैर यह विकास होना चाहिए। यानी कि मनुष्य ऐसे ऐसे विकल्प खोजे, ऐसी ऐसी तरकीबें खोजे जिन तरकीबों और विकल्पों को अपनाने से पर्यावरण को नुकसान भी न पहुंचे और विकास की प्रक्रिया भी आगे बढ़ती रहे। यह जो धारणा है, यह जो विचार है, इसे हम सतत पोषणीय आर्थिक विकास कहते हैं। इसमें एक और बात आ जाती है कि हमें प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग इस तरह से करना चाहिए, इस विवेक से करना चाहिए कि हम आने वाली पीढ़ी के लिए भी उन प्राकृतिक संसाधनों को छोड़ सकें या आने वाली पीढ़ियां भी उन प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल कर सकें। यानी कि विवेकपूर्ण, कंजूसी से उसका इस्तेमाल करना, जितनी आवश्यकता हो उतना ही हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करें। यह धारणा भी सतत पोषणीय आर्थिक विकास के अंतर्गत आती है। ठीक है, और कुल मिलाकर इन सभी धारणाओं, सभी बातों का एक ही मतलब है कि हम एक अच्छी धरती बनाने में, एक अच्छा पर्यावरण बनाने में अपनी भूमिका अदा कर सकें और आने वाली पीढ़ी को हम एक अच्छा पर्यावरण दे सकें, एक अच्छी धरती दे सकें जहां फूल हो, तितलियां हो, पेड़ पौधे हो, अच्छी हवा हो, अच्छा पानी हो, अच्छा जीवन उन्हें मिल सके। यही पर्यावरण अध्ययन का यही उद्देश्य होता है और यही हमें अपने सब जीवन में अपनाना चाहिए। पेड़ पौधे लगाना चाहिए, जल की बर्बादी रोकना चाहिए, कूड़े कचरे यत्र तत्र नहीं फेंकना चाहिए। तो एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में हमारी जो भूमिका हो सकती है उसे हम सबको क्या करना चाहिए, निभाना चाहिए।